बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। कुछ बहुत ज़बरदस्त और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक ऐसी कंट्री के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जहाँ पे आप ज़बरदस्त पैसे बना सकते हैं। और मैं तो सुन के हैरान रह गया हूँ कि अमेरिका और कनाडा में इतने पैसे कभी नहीं बनाए जा सकते छोटी जॉब्स में और जॉब्स में, जितने पैसे इस कंट्री में जाके बनाए जा सकते हैं। वीज़ा लेना भी आसान है, ख़र्चा भी बहुत कम है। मुझे पाकिस्तान का तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि यूएस और कनाडा आने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। 50 लाख 60 लाख रुपया कनाडा आने के लिए लोग एजेंट्स को देने को तैयार होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में यूएस या कनाडा आके इतने ज़बरदस्त पैसे नहीं बनाए जा सकते जितने पैसे इस कंट्री में आप लोग आसानी से बना पाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। एक जेन्युइन केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक भाई जो रिसेंटली वहां से आए, मैंने एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया है उनसे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ली है आपके साथ, वो भी डिटेल्स शेयर करूंगा। और उसके बाद आपने इस कंट्री का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उस वीज़ा के लिए, आपका कितना खर्चा आएगा, सभी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोरिया। ऑफ कोर्स साउथ कोरिया की हम बात कर रहे हैं जिसका कैपिटल सोल है। और कोरिया में फ्रेंड्स इस वक्त जो कंडीशन है, और ये वो जेन्युइन कंडीशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी 2-4 महीने पहले की। एक बहुत करीबी अजीज़ हैं, उनके भाई कोरिया में होते थे और अभी वो वीज़ा लेके यहाँ आ चुके हैं। और उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत डिटेल मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कोरिया के बारे में। वहाँ पे आप लोग विज़िट पे जाके कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, कितना ख़र्चा आता है, और विज़िट वीज़ा लेने का कितना ख़र्चा है, कोरिया में सैलरीज़ कितनी हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी यूट्यूब वीडियो या किसी दूसरे यूट्यूबर से नहीं ली गई। ये जेन्युइन वो इन्फॉर्मेशन है जो कि कोरिया से आए हुए हमें एक भाई ने प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स, कोरिया में सबसे पहले बात करते हैं सैलरीज़ की। यूएस और कनाडा में ऑफ कोर्स आपको इतनी पैसे नहीं मिलते जितने कोरिया में आपको और जॉब्स में मिलते हैं। फैक्ट्री में काम मिलता है, जॉब्स मिलती हैं, डेली वेजेस पे भी काम होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऑफ कोर्स महीने बाद सैलरी मिलती है, डेली वेजेस वाले हर रोज़ कैश पेमेंट लेते हैं। तो एक एवरेज डेली वेज जो है कोरिया में वो है 1,40,000 वॉन से 1,60,000 वॉन। वॉन कोरिया की करेंसी है। कोरिया की करेंसी काफ़ी डाउन रहती है इंडिया पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोरिया एक ज़बरदस्त इकोनॉमी वाला मुल्क है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया भर में। तो कोरिया में फैक्ट्री वर्क बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इन भाई ने मुझे बताया कि अगर आप डे टाइम में फैक्ट्री एरियाज़ में बाय रोड पे चल रहे होते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास काम नहीं है। तो फैक्ट्री के मैनेजर तक कई दफ़ा इनको आके बाहर मिले और उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री में जगह है, आप हमारे पास काम कीजिए। जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एक जॉब छोड़ें तो घंटे बाद आपको दूसरी जॉब मिल सकती है। और डेली वेज की जो मैंने आपको सैलरी बताई 1,40,000 से 1,60,000 वॉन के बीच बनती है ये सैलरी। तो ये पाकिस्तानी रुपए में कितने बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि 1.5 लाख वॉन आपको पर डे सैलरी मिलती है कोरिया में। जैसा कि इन भाई ने मुझे बताया, इन्होंने 1,80,000 वॉन पर डे पे भी काम किया है और कई महीनों तक काम किया है। तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 32,737 रुपये। और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में चेक करते हैं तो ये तकरीबन 10,000 रुपये बनते हैं पर डे के। वीक में 5 डेज़ रेगुलर काम होता है। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो वो आपको सेपरेट मिलता है और सैलरी से ज़्यादा मिलता है। और वीकेंड्स पे और नाइट शिफ्ट्स अगर आप करते हैं तो आपको ये सैलरी भी 1.5 गुना मिलती है। लेकिन हम बिल्कुल रेगुलर विदाउट ओवर टाइम सैलरीज को अगर काउंट करें फ्रेंड्स, 22 डेज़ अगर आप महीने में काम करते हैं तो ये बनते हैं 6,60,000 रुपये पाकिस्तानी। और इंडियन रुपीज़ की बात करें फ्रेंड तो ये बनते हैं 2,20,000 रुपये। इतनी सैलरी फ्रेंड बिल्कुल प्योरली 5 डेज़ अ वीक काम करके, विदाउट ओवर टाइम, विदाउट नाइट शिफ्ट, विदाउट वीकेंड, आपको कहीं और नहीं मिल सकती। 2,20,000 रुपये इंडियन करेंसी में और 6,60,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में।
अब मैं आपके साथ कुछ जेन्युइन वो बातें शेयर करता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी यूट्यूब चैनल या किसी वेबसाइट से नहीं ली गई, जेन्युइन एक ऐसे बंदे से ली गई है जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ कि वो हमें सही बात बताएंगे। उन्होंने 3 महीने बीच में ऐसा काम किया है कोरिया में कि 3 महीने उन्होंने कोरिया में ओवर टाइम के साथ काम किया और वीकेंड्स पे भी काम किया। 3 महीने तक इन्होंने ना अपनी सैलरी चेक की कि ओवर टाइम के साथ कितनी बन रही है और ना ही इन्होंने सैलरी निकलवाई। एग्जैक्ट 3 महीने के बाद जब इन्होंने घर की पेमेंट करनी थी और इन्होंने अपनी सैलरी निकलवाई तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती थी 29,70,000 रुपये। तो फ्रेंड्स 3 महीने में नियरली 30 लाख रुपए कमाना यूएस कनाडा में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बहुत से हैं। ये पैसे वो हैं जो इन्होंने सेव किए 3 महीनों में। कोरिया में आपको अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से मिलती है और फूड भी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स, ऐसे बहन भाइयों के लिए जो कि यूएस कनाडा का ख्वाब देखते हैं कि यूएस या कनाडा आके सेटल होना चाहते हैं। कनाडा में फ्रेंड्स यकीन कीजिए कि आप बिल्कुल सेविंग नहीं कर पाएंगे, इतना महंगा कंट्री है। यहाँ पे आपने रेंट्स पे करने हैं, ग्रोसरीज, गैस, इंश्योरेंस, इतना कुछ आपके ऊपर बर्डन होता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट पे चल रहे होते हैं लोग। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोरिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई सैलरी और कोरिया में काम के हवाले से। एक और काम का भी इन्होंने मुझे जिक्र किया, उसकी भी डिटेल्स मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ, और वो काम है फ़िशिंग। फ़िशिंग वाली बोट्स होती हैं जो डेली वेज पे लोगों को अपने साथ लेके जाती हैं समंदर में फ़िशिंग के लिए, और वो बहुत अच्छे पैसे देते हैं। उनके साथ इन्होंने 2 वीक काम किया था और 2 वीक में तकरीबन पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए उन्होंने इनको पे किए, क्योंकि ये 24 आवर्स उनके साथ रहते थे। काम इन्होंने 12 आवर्स करना होता था, बाकी 12 आवर्स इनके फ्री होते थे, लेकिन 24 आवर्स उनके साथ बोट पे या किसी आइलैंड पे इन्होंने रह के काम किया। तो इतने पैसे फ्रेंड्स यूएस और कनाडा में तो पॉसिबल नहीं है कि और जॉब्स करके बन सकें। यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स में ऑफ कोर्स लोग बनाते हैं, या ट्रक ड्राइवर हजरात इतने पैसे बनाते हैं, लेकिन वो भी कई कई महीने रोड्स पे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तब जाके इतने पैसे बनते हैं। तो महीने में 5 दिन काम करना और 2 दिन रेस्ट करना, तो ये बहुत ज़बरदस्त पैसे बनते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कोरिया में वीज़ा की और वहाँ जाने के बाद सेटलमेंट की और वर्क परमिट की। तो कोरिया के लिए एक बेहतर ऑप्शन है विज़िट वीज़ा। ये इस क्लास C3 का वीज़ा होता है। इस वीज़ा की क्लास है C3। एक वर्क परमिट वीज़ा होता है E9 वीज़ा। E9 वीज़ा के लिए कोरियन लैंग्वेज का सीखना पहले ज़रूरी है। उसके बाद आपके वहाँ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के पास कोरियंस आते हैं, कोरियंस आपका टेस्ट लेते हैं, लैंग्वेज टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद अगर सिलेक्शन होती है तो आपको E9 वीज़ा मिलता है, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। उसमें आप किसी एक एम्प्लॉयर के पास स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में आप काम कर सकते हैं। जब तक आपका वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है आप उनके साथ काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो आप मज़ीद काम करेंगे, रिन्यू नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं विज़िट वीज़ा की, यानी C3 वीज़ा। C3 वीज़ा की पहले तो मैं फ़ीस आपको बता दूं कि इसकी फ़ीस है $40, $40 इसकी टोटल फ़ीस है। और इसके बाद जिन डॉक्यूमेंट्स की फ्रेंड्स आपको ज़रूरत पड़ेगी वो इंतहाई सिंपल और बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ योर कंप्लीटेड साइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान, और फिर है आपकी होटल बुकिंग एंड फ़्लाइट बुकिंग। ये पेड नहीं करवानी, ऑफ कोर्स ये आपने फ्री वाली बुकिंग करवानी है। ऑनलाइन आप होटल बुकिंग भी कर सकते हैं और किसी ट्रैवल एजेंसी पे जाके आप फ़्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। कॉपी ऑफ योर रिटर्न टिकट, लेकिन ये पेड नहीं होना चाहिए, ये भी एक रिजर्वेशन होनी चाहिए। अ कवर लेटर विद ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स अबाउट योर ट्रैवल प्लान। आपने एक कवर लेटर लिखना है फ्रेंड्स, और ये कवर लेटर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की जान होता है। कवर लेटर कैसे लिखते हैं, आप लोगों को इसकी डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि वीज़ा के लिए कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और उसके बाद है प्रूफ ऑफ इनफ फंड्स, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो आपने इतनी बैंक स्टेटमेंट फ्रेंड्स रखनी है कि आपका कोरिया का 10 दिन का खर्चा, उसके बाद आपका टिकट का खर्चा, और पीछे आपके घर को रन करने के लिए फैमिली एक्सपेंस के लिए जो पैसे होते हैं वो अकाउंट में होना ज़रूरी है।
बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका प्रूफ ऑफ इनकम, यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट से शो करना है। अगर आप सैलरीड हैं, जॉब करते हैं, तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी आपने 6 महीने की फ्रेंड्स लगानी है और सैलरी स्लिप्स भी फ्रेंड्स आपने 6 महीने की यूज़ करनी है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो अपने टैक्स की डिटेल ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। और फिर आपका लास्ट में ट्रैवल इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोरिया वीज़ा के लिए आपको ज़रूरत होंगे। इसके अलावा आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना। कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके वीज़ा एप्लीकेशन में मज़ीद क्वेश्चन रेज़ कर सकता है और आपकी एप्लीकेशन को ख़राब कर सकता है। ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि आपको इन्वाइटर की ज़रूरत है, गारंटर की ज़रूरत है। मैंने इन्हीं भाई से ये चीज़ कंफर्म की जो कोरिया रह के आए हैं। इन्होंने भी अपना वीज़ा कोरिया का बिल्कुल इन्हीं डॉक्यूमेंट से लिया था। इन्होंने दुबई से अपना वीज़ा लिया था। ये उस वक्त दुबई में ट्रक ड्राइवर की जॉब करते थे। तो इन्हीं सेम डॉक्यूमेंट्स पे इनको कोरिया का वीज़ा मिला था दुबई से। और एक टूरिस्ट जिसका कोई भी कोरिया में जानने वाला नहीं है, कोई बंदा अगर टूरिज़्म के लिए घूमने के लिए कोरिया जाना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसके पास कोई गारंटर कहाँ से आएगा या कोई उसकी गारंटी क्यों लेगा? वो किसी को जानता ही नहीं है कोरिया में। गारंटर उनका होता है जो किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं या किसी बिजनेस डील के लिए जाना चाहते हैं। अदरवाइज टूरिस्ट के लिए ना कोई गारंटर होता है और ना ही कोई इन्वाइटर होता है। ये बेसिक सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पे आप कोरिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे। $40 इसकी फ़ीस है। किसी एजेंट की फ्रेंड इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार कीजिए। कोई इमरजेंसी तो नहीं है कि रातों रात आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसलिए आप आराम से इस पर अपना टाइम लीजिए। 1 महीना लगे, 2 महीने लगें, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और उसके बाद कोरिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो कोरिया में पहुंचने के बाद आपने कैसे सेटलमेंट करनी है, विज़िट वीज़ा पे पहुंचने के बाद आगे वर्क परमिट का और काम का क्या सीन होगा, वो सभी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो गई है, इसलिए बाकी की डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की भी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।